दोस्तों नमस्कार। इस देश के रईसों के नेटवर्थ में आप कितने जीरो लगाते चले जाइए, उन जीरो में कभी कमी आएगी नहीं। वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, चाहे इस देश की इकोनॉमी डामाडोल हो या इस देश के भीतर में जीडीपी ग्रोथ रुका हुआ हो, चाहे इस देश के भीतर में आर्थिक तौर पर की परिस्थितियां इस देश के लोगों के अनुकूल हो नहीं। और कहा जाता है कि जिस देश की इकोनॉमी पटरी से उतरी वह देश डूब जाएगा। तो क्या वाकई भारत के भीतर जब 17 जांच एजेंसियां मौजूद हैं जो कि किसी को भी आर्थिक अपराध करने नहीं देगी, उसका काम ही आर्थिक अपराध को रोकना है, बावजूद इसके अगर इस देश के भीतर में यह सवाल बड़ा होते चला जाए कि जिनके हाथों में जांच करने की ताकत है, उस ताकत का इशारा इस देश की राजनीतिक सत्ता से जुड़ा हुआ है, और जिसके पास यह ताकत होगी उसकी नियुक्ति भी अगर सत्ता कर रही है, तो फिर इस देश की इकोनॉमी सत्ता के हिसाब से चलेगी। और अगर सत्ता कभी डूबने लग जाए तो फिर इस देश की इकोनॉमी भी डूब जाएगी। यानी इस दौर में अगर आपके जहन में दो तीन सवाल ऐसे बड़े हैं कि आखिर कॉरपोरेट की कर्ज माफी क्यों हो जाती है, अगर यह सवाल है कि इस देश में जनता का पैसा, चाहे वो एलआईसी में लगा हो चाहे बैंकों में लगा हो, वह शेयर बाजार में उन कॉरपोरेट हाउसेस के ऊपर क्यों लगा दिया जाता है जो कि एक तरफ कर्ज भी लिए हुए हैं और दूसरी तरफ कर्ज लौटाते भी नहीं हैं, और तीसरी तरफ उन्हीं संस्थानों के ऊपर आरोप लगते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और खास तौर से शेयर बाजार में गड़बड़ियां करते हैं। लेकिन सवाल पहली बार उसके आगे का है। सवाल तो यह है कि अगर इस देश के भीतर में चाहे वह सीबीआई हो, चाहे वह ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो डीआरआई हो, या इस कतार में लगभग 17 एजेंसियां जो काम करती हैं किसी को भी आर्थिक अपराध रोकने को लेकर, और अगर वो ऐसे मौके पर सक्रिय नहीं होती है जहां पर सत्ता का इशारा ना मिले, तो इसके एक अर्थ तो बहुत साफ है कि राजनीतिक सत्ता ने इस देश की इकोनॉमी को अपनी राजनीतिक सत्ता के अनुकूल इस तरीके से कर लिया है, जिस दिन उसे लगने लगेगा कि वह चुनाव हार जाएगी, उस दिन इस देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। आज यह सवाल क्यों किया जा रहा है? आज यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अब शेयर बाजार को देखरेख करने वाले सेबी की चेयरमैन पर भी आरोप लग गया कि उन्होंने पैसा उस जगह पर लगाया जिस जगह पर जिस पर आरोप है उसका पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट ने बतलाया था कि किस तरीके से अडानी कांड इस देश में हुआ और 12,41,000 करोड़ रुपए एक झटके में शेयर बाजार में डूब गए। बड़ी तादाद में निवेशकों का पैसा डूब गया। लेकिन दूसरी रिपोर्ट ने बतलाया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरे पावर दे दिए थे कि सेबी एक नियामक संस्था है और भारत में नियामक संस्था के आश्रय ही काम होता है, तो ऐसे में हम जांच भी कराएंगे तो सेबी के जरिए कराएंगे। यानी अडानी कांड जो हुआ उसकी जांच सेबी करेगी। और अब रिपोर्ट ने बतलाया, जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई उसने यह बताया कि दरअसल सेबी की चेयरमैन का पैसा भी उन कंपनियों में लगा है जहां पर अडानी ग्रुप का पैसा लगा हुआ है, तो फिर वो कार्रवाई कैसे करेगी? यहां पर 3 सवाल सबसे बड़े हैं। जब सेबी के चेयरमैन के तौर पर जिस माधवी बुच को बनाया गया, तो क्या उनके क्रेडेंशियल उस वक्त नहीं देखे गए, या क्रेडेंशियल देख के ही उनकी नियुक्ति हुई? क्योंकि पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर या किसी कॉरपोरेट के साथ जुड़ी हुई महिला को सेबी का चेयरमैन बना दिया गया। यानी अब उन्हें देखना था पूरे शेयर बाजार में कैसे चीजें चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नियामक संस्था है सेबी तो उस पर भरोसा कर लिया। और जो कमेटी बनाई उस कमेटी ने भी जांच के बाद जो रिपोर्ट दी, वह रिपोर्ट भी ऐसी नहीं निकल कर आई जिसमें कोई यह सवाल खड़ा करे कि आखिर नियामक संस्था चलाने वाले ही अगर अपराध में शामिल होंगे तो अपराध रुकेगा कैसे? तो क्या इस दौर में जो जांच एजेंसियां देश के भीतर काम कर रही है उन्होंने भी कोई पहल नहीं की? यानी एक अदद एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई।
और इस देश के लाखों करोड़ों रुपए डूबते चले गए या फिर लाखों करोड़ रुपए डूबने की प्रक्रिया में बनते चले गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देता है कि हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे, हम कोई एसआईटी नहीं बनाएंगे, यानी अडानी कांड के बाद, तो जैसे ही वो फैसला देता है और अगले दिन जब शेयर बाजार खुलता है तो शेयर बाजार में तकरीबन 11.5% तक शेयर में उछाल अडानी ग्रुप के साथ आ जाता है। और संयोग ऐसा कि उस दिन शेयर बाजार नीचे जा रहा है लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर ऊपर जा रहे हैं। क्या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में इस देश के भीतर जनता का पैसा जो अलग अलग संस्थानों में लगा होता है, वो पैसा सरकार के निर्देश पर ऐसे प्राइवेट सेक्टर को खड़ा करने के लिए उस पैसे को झोंका जाता है? और इस देश के भीतर में क्या सही तस्वीर निकलकर आ नहीं पा रही है कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा है? और क्या वाकई नोट इतने छापे जा चुके हैं कि इन्फ्लेशन पर कोई असर पड़ने से रोका जाए और शेयर बाजार की रफ्तार भी बनी रहे? यानी कल जब शेयर बाजार खुले तो शेयर बाजार डूबे नहीं, और एक झटके में ये पूरी की पूरी जानकारी, पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय मंच से निकल कर आई, उसको फेक करार देने में कोई वक्त नहीं लगे। क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी पहल होती है और खास तौर से अमेरिका भारत को इस रूप में देखता है जहां वो चीन के साथ बैलेंस कर पाए? इसीलिए हजारों करोड़ रुपए महीने दर महीने एफआईआईज लगाते हैं। इन सारे सवालों को लगता है आज एक सिरे से देखने समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक तरफ शेयर बाजार है और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में एक दिवालिया वाला कानून भी बनाया गया जो आईबीसी और एनसीएलटी के जरिए निकल कर आया। उसमें भी जानकारी निकल कर आई कि जो जो कंपनियां इस देश में दिवालिया होती है या जो व्यक्ति अपने आप को कंपनियों के आसरे दिवालिया घोषित करता है, उसकी एवज में जो पैसा निकाला जाता है वो एवरेज पैसा जो है वो 30% के ऊपर नहीं जा पाता, यानी 70% पैसा घूमते बढ़ते हुए उसी को लाभ दे देता है और वो 70% से ज्यादा की रकम बैंकों से लिया गया पैसा होता है जिसको वो लौटाता नहीं है, खुद को दिवालिया घोषित करता है और इस प्रक्रिया में सरकार बैंकों के कर्ज को रिटर्न ऑफ कर देती है। तो आइए आज एक एक परत को खोले, लेकिन उससे पहले आपको एक सचेत कर दें। पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी ने जब यह सवाल उठाया था पिछले बरस कि प्रधानमंत्री मोदी का इस देश के कॉरपोरेट किंग अडानी के साथ क्या रिश्ता है, और उन्होंने बाकायदा तस्वीर दिखाई, तो उस पूरे हिस्से को स्पंज कर दिया गया, यानी दबा दिया गया। और आज जिन बातों का जिक्र हम आपसे करने वाले हैं उससे पहले उस आवाज को सुन लीजिए, क्योंकि बार बार लोगों के जहन में यह उम्मीद बनी हुई है कि आखिर इस देश के भीतर में चीजें बदलेंगी। लेकिन सवाल इसको सुनते वक्त यह जहन में जरूर रखिएगा, बदलेगी लेकिन इस पूरे स्कैम को खोलेगा कौन? और अगर खोलेगा तो देश डूबने की स्थिति में आएगा तो कौन कौन कैसे कैसे बचना चाहेगा? और क्या वाकई इतनी ताकत के साथ इस देश में कोई राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है जहां इस देश के पूरे स्कैम को वो खोल डाले? पहले सुन लीजिए कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज माननीय सदस्य पब्लिक में सर। राहुल गांधी की इस बात को सुनकर कोई भी कह सकता है चलिए कोई सांसद ऐसा तो निकला जिसने इस देश की नब्ज पर अपनी उंगलियों को रखकर इस देश के स्कैम के भीतर के सच की धड़कनों को सुनाने की कोशिश की।
लेकिन सवाल है, कोशिशों से सिर्फ समाधान होगा नहीं। और मौजूदा वक्त में पूरी की पूरी पॉलिटिकल कौम जो है वो कितनी भ्रष्ट हो चली है, या पॉलिटिकल तौर पर उसको जो जरूरत पूंजी की होती है वह भी आखिर में उसी कॉरपोरेट पर जाकर टिक जाती है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर भी अगर आप झांकिएगा तो राज्य दर राज्य आपको हो सकता है अंबानी और अडानी के साथ व्यापारिक समझौतों की एक फहरिस्त भी आपको दिखाई दे, लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। आज तो इस दौर में वक्त है कि जो कॉरपोरेट होते हैं, जो रईस पैसे वाले लोग होते हैं इस देश में, उन्होंने कितनी ऐसी कंपनियां थी जो खुद को दिवालिया करके पहुंच गई। 947 फाइनेंशियल कंपनी पहुंची एनसीएलटी के दरवाजे पर, और जो वसूली हुई, कुल वसूली होनी चाहिए थी लगभग 11-12 लाख करोड़ रुपए, लेकिन वसूली हुई 3,36,000 करोड़ रुपए। बाकी पैसा जो था वो बैंक से लिया गया था। तो बैंक से लिए हुए पैसे पर रईसी करना और अपनी कंपनी की जो नेटवर्थ थी उसको दिखाकर, बढ़ाकर और कर्ज को जोड़कर ये पूरी रकम जब सामने आती है, तो कोई भी कंपनी खोलने वाला जब खुद को दिवालिया घोषित करता है तो उसकी रईसी में कोई कमी आती नहीं है। ये सिस्टम के भीतर क्या ईडी को पकड़ना नहीं चाहिए? सीबीआई जो इकोनॉमिक ऑफेंस, उसके तो चार्टर्ड में उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं कहना चाहिए? डीआरआई को क्या ऑर्डर नहीं हो जाने चाहिए? ऑर्डर क्या, उनका हुबहू काम है अपने तौर पर करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और शायद इसीलिए 2024 में सिर्फ 24% ही रिकवरी हो पाई। 2023 में मैक्सिमम गया था 36%, 2022 में यह 23% रिकवरी थी, बाकी नहीं हो पाई। बाकी पैसा कहां से आ रहा था, कैसे आ रहा था और किस रूप में जा रहा था, इसके लिए एक क्षण के लिए सरकार जो कर्ज माफ करती है और जो कर्ज जिन्होंने लिया हुआ था और जो दिवालिया हो गए, इन तीनों कड़ियों को मिलाइएगा तो एक आंकड़ा और सुनिए। बीते 5 बरस में, यानी 2019 के मई महीने के बाद से लेकर 2024 के मार्च महीने तक 9,90,224 करोड़ रुपए, यानी 9 लाख करोड़, यानी तकरीबन 10 लाख करोड़ हो गए। 9,90,000 यानी 10 लाख करोड़ के लगभग सरकार ने माफ कर दिया। इस दौर में जो रिकवरी हो रही थी, ऐसा भी नहीं है कि रिकवरी इतनी शानदार थी जिस पे बैंक कह पाए कि अब हमारी किताब ठीक हो गई। सिर्फ और सिर्फ 1,85,000 करोड़ रुपए रिकवरी कर पाई, बाकी माफ करना पड़ गया। अब यहीं से असल सवाल शुरू होता है, तो फिर ये शेयर बाजार चल कैसे रहा है? यहां पर क्या वाकई नोट छाप के दिया जाता है जिससे असर ना पड़े, और बाजार पर बुरा असर पड़ेगा तो निवेशकों पर पड़ेगा, और जिसने भी 10 रुपए लगाए वो सोचेगा 12 रुपए कमा ले तो उसको 12 रुपए दे दिए जाएं? क्या ऐसी व्यवस्था इस रूप में चलती है? और इन सब के बीच क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डॉलर का भी बड़ा योगदान है? और डॉलर के मुकाबले रुपया इस दौर में ऐतिहासिक गिरावट पे है, 84 रुपए पार कर चुका है। यानी देश के जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए 60 और 62 रुपए पर सीधे सरकार को घेरते रहे, प्रधानमंत्री को घेरते रहे, जब खुद प्रधानमंत्री बन गए तो वही 62 रुपए गिरते गिरते 84 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बची हुई है। इस परिस्थिति में अगर आप ध्यान से देखिए तो जो एफपीआई था उसने जून के महीने में जो इक्विटी जो खरीदी वो तकरीबन 26,696 करोड़ रुपए, यानी 3.18 बिलियन डॉलर। जुलाई के महीने में 3.87 बिलियन डॉलर, यानी 32,490 करोड़। और जो एफआईआईज आते हैं उन्होंने जो इस दौर में भारत की जो डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स होते हैं उसको बेचा भी खूब, खरीदा भी खूब। यानी शेयर बाजार कैसे चलता रहे, और अमेरिका की भी इसमें रुचि भारत को लेकर है। अप्रैल और मई के महीने में सोचिए 34,250 करोड़ की इक्विटी शेयर्स जो थे वह बेचे गए, और जून और जुलाई में लगभग 47,300 करोड़ के शेयर खरीदे गए। तो उस बाजार में जो कॉरपोरेट है और उस पर निगरानी रखने के लिए जो सेबी है, तो सेबी के चेयरमैन भी अगर उसी कतार में शामिल नजर आने लगे जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने इंडिकेट किया है, तब यहां पर सवाल आता है, इस देश के भीतर सिर्फ जुडिशरी बची है। जुडिशरी अगर सही तरीके से निर्णय ले और कानूनी तौर पर सारे प्रूफ मांगने लग जाएं
तो फिर शायद कोई मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि जनता का पैसा एलआईसी में, जनता का पैसा एसबीआई में, अगर आप ध्यान दीजिए तो पिछले हफ्ते ही जो मार्केट कैप था एलआईसी का वो तकरीबन 30,676 करोड़ रुपए गिर गया। एसबीआई का जो मार्केट कैप था वो 21,151 करोड़ रुपए गिर गया। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, अब सवाल है कि इस देश को संस्था के तौर पर चलाने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी नियुक्ति सरकार करती है और सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया पूरे तरीके से इस देश की इकोनॉमिक आवाजाही के बीच में, अगर सरकार के द्वारा नियुक्त लोग सरकार के हिसाब से ही काम कर रहे होंगे तो फिर वो मित्रों का जिक्र हो या किसी बिजनेसमैन का जिक्र हो, वो दिवालियों का जिक्र हो या कर्ज लेने वालों का जिक्र हो, वो सारी चीजें तो एक झटके में आवाजाही जिस रूप में हो रही होगी उसको आप साध ही नहीं पाएंगे। तो क्या पूरा सिस्टम एक सत्ता के अनुकूल हो गया है, जहां पर अपने तौर पर स्वायत्त संस्थाओं की परिस्थिति भी इकोनॉमिक ऑफेंस में खत्म हो गई और इस देश में अगर इकोनॉमी डिरेल्ड हो जाएगी तो फिर सत्ता डूबेगी, तो फिर देश डूब जाएगा। क्या ऐसी परिस्थिति बना दी गई? तो ऐसे में राहुल गांधी से रिश्तों को अगर खोज रहे हैं तो उसके मतलब मायने होंगे क्या? हम गुदगुदी कह सकते हैं कि देखिए पूछ लिया गया, वो भी पार्लियामेंट के भीतर पूछ लिया गया, लेकिन हकीकी तौर पर जो सच है वो इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि हिडेनबर्ग रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि जब इन्हें बनाया जा रहा था सेबी का चेयरमैन, उस वक्त भी उनका पैसा उस कंपनी में लगा हुआ था जिस कंपनी को लेकर हिडेनबर्ग रिपोर्ट और उसके साथ साथ देश के भीतर बार बार सवाल उठते रहे। तो क्या एक पूरी लॉबी इस तरीके से काम करती है जहां पर ऑफशोर आइडेंटिटी जो होती है वह भी छुपी रहे और इन्वेस्टमेंट चलते रहता है? और वो दस्तावेज जब सामने आते हैं तो वो दस्तावेज इस देश को चौंकाते हैं, लेकिन सवाल है कि उसमें माधवी बुच हो या उनके पति हो या खुद गौतम अडानी ही क्यों ना हो, सही मायने में जनता ने एक सरकार को चुना है और वो सरकार की जो अपनी आर्थिक समझ है वो सरकार को बनाए रखने की है, इस देश को चलाने से ज्यादा। तो सरकार जिस दिन ना चल पाए उस दिन तो मुश्किल हो जाएगी। क्या यही वो स्थिति पर आकर देश खड़ा हो गया है? क्योंकि जो सफाई निकल कर आई, पहले हमें लगता है वह भी सुन लेना चाहिए। ये सुनना इसलिए चाहिए क्योंकि उससे पहले जो आरोप लगाए गए उसमें कहा गया कि जो पैसा जिस कंपनी में लगा है उस कंपनी के भीतर में अडानीज के कितने शेयर हैं और किस रूप में हैं, और 2017 में जब बकायदा माधवी बुच जो थी वो काम कर रही थी उस वक्त के सेबी प्रमुख के साथ मिलकर, उस वक्त बकायदा उनके पति ने जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में जो निवेश किया हुआ था उसमें से वो पत्नी का नाम हटाने के लिए उन्होंने एक मेल भेजा था। वो डॉक्यूमेंट सामने आ गया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के बारे में जानकारी आए क्योंकि वह तो सेबी के नियामक के साथ काम कर रही हैं और 2022 में उनकी नियुक्ति ही हो गई बतौर चेयरमैन अगले 3 साल के लिए, यानी 2025 तक की उनकी नियुक्ति है। और उसमें भी गौतम अडानी का नाम के साथ साथ विनोद अडानी का नाम आया जिन्होंने अरबों निवेश किया है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी में। और खुद उनके पति के बारे में जानकारी आई कि वह जिन कंपनियों में काम कर रहे थे उन कंपनियों के लिए अनुकूल खिड़की से भी लगातार खोलती चली गई। अब सवाल है इस पर रोक लगाएगा कौन? और अगर ये फैक्ट्स आ रहे हैं तो इसमें कोई एक छोटी सी एफआईआर तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन कभी कोई एफआईआर नहीं हुई। और कल जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। और इस पर कहा गया, सेबी के चेयरपर्सन ने जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि आरोप निराधार और चरित्र हनन का प्रयास है। हम सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करेंगे। हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन हर दिन शेयर बाजार के भीतर जो निवेशक जाता है और कल सुबह भी जाएगा, अगर उसके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर सेबी चेयरपर्सन किस रिकॉर्ड को सामने करेंगी, किस चीज का डिक्लेयर करेंगी, तो उससे पहले उन्हीं के जरा शब्दों को एक क्षण के लिए सुन लीजिए जो उन्होंने आज कहा। उनका कहना है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का हम खंडन करते हैं। हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारी दी गई।
हम किसी भी और वित्तीय दस्तावेज का खुलासा करने में झिझक नहीं रखते हैं। जो भी दस्तावेज होगा उस समय आएगा तो उसमें हम एक आम नागरिक के तौर पर आपके सामने रखेंगे, और जो जानकारी आ रही है उस समय भी हम एक आम नागरिक थे। मामले में पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे। उचित समय कब होगा ये जानकारी अपने आप में हासिल करनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की थी। इसी कारण उन्होंने कारण बताओ नोटिस दिया था, और उसी के जवाब में हिंडनबर्ग ने नाम खराब करने की यह पूरी की पूरी पहल की है। यह सेबी का जवाब है। लेकिन दूसरी तरफ की रिपोर्ट बतलाती है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट जिस रूप में जिन कंपनियों में हुआ और जो आरोप हैं उसमें या तो इस देश के भीतर में जो नियामक संस्थाएं हैं वह भी सरकार के अनुकूल है, या सरकार ने इस दौर में आंखें मूंदी हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस वक्त नहीं आई। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट जानती समझती है कि इस देश के भीतर में इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई ईडी दोनों बैठी हुई है, लेकिन कोई जांच नहीं बैठाई गई। कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई या ईडी से हटकर नहीं बनाई गई। एक कमेटी जो बनाई गई जस्टिस बुच को लेकर, उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं सामने निकल कर आया कि दरअसल किस तरीके की कार्रवाई के बाद कौन सी, जस्टिस सापरे की रिपोर्ट थी वो कमेटी जो बनाई गई थी मार्च 2023 में, लेकिन बातें निकलकर आई नहीं। 3 बड़े सवाल इस देश के सामने हैं। पहला सवाल तो यह है कि जो 17 जांच एजेंसियां इस देश में अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है, उनके हाथ में इस दौर में क्या क्या आया है, और क्या इकोनॉमिक ऑफेंस इस देश में हो ही नहीं रहा है। ईडी ने जो जानकारी आखिरी वक्त में दी, जिसकी जानकारी पार्लियामेंट में दी गई, उसने जब बताया कि हजारों लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, लेकिन आखिर में आकर बताते हैं सिर्फ 40 लोगों को ही यहां पर दोषी पाया गया। सीबीआई की जो अपनी रिपोर्ट है वो बतलाती है इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले में कि उसके पास अगर संख्या के लिहाज से आइएगा तो आप डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाइएगा। सिर्फ 8 मामले आपके सामने निकल कर आएंगे। यानी एक पूरी प्रक्रिया के भीतर, इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था को अपने अनुकूल, या अर्थव्यवस्था को अपने कॉरपोरेट मित्रों के अनुकूल, या इस देश की संस्थानों को चलाने वाले वो नौकरशाही क्यों ना हो, या प्रोफेशनल के तौर पर उनकी नियुक्ति बतौर चेयरमैन ही क्यों ना हुई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई इस दौर में सत्ता नहीं करना चाहती है, या सत्ता ही वही है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए और सोचना शुरू कीजिए कि जो सवाल पार्लियामेंट के भीतर उठा था, अडानी के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या हैं, अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है कि इस देश के तमाम स्वायत्त कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो जांच एजेंसियां हैं, उन पे बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनके रिश्ते क्या हैं, सेबी के चेयरमैन के रिश्ते क्या हैं, चेयरपर्सन जो इस वक्त मौजूद हैं। और कमोवेश ये हर प्रोसेस में आपके सामने आता, और आते आते आपके जहन में एक सवाल और आएगा, क्या वाकई कॉरपोरेट की पूंजी पर ही ये पूरी देश की सत्ता चल रही है और टिकी हुई है? क्योंकि मुंबई में धारावी को लेकर जो पहले नियम कायदे थे, एकनाथ शिंदे ने उसमें भी ढील दे डाली और अडानी ग्रुप के अनुकूल की परिस्थितियों को बना डाला इंडेक्सेशन को लेकर, और वहां के बिल्डर्स पर दबाव आया कि उनके वो खरीदना होगा। यानी राज्य की सरकारें भी अगर उस कॉरपोरेट के हक में काम करने लग जाए, जिस कॉरपोरेट के रिश्ते दिल्ली की सत्ता के साथ बने हुए हैं, और जो सवाल विपक्ष लगातार उठाता है, लेकिन राजनीतिक सत्ता इस देश में तभी चल सकती है जब आप कॉरपोरेट के साथ खड़े होंगे। और अंबानी और अडानी को लेकर कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ में कैसे घुसे, बंगाल में कैसे घुसे, राजस्थान में कैसे घुसे, कर्नाटक में कैसे घुसे, तेलंगाना में कैसे घुसे, जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है। यानी राजनीतिक जरूरतें इस दौर में उस पूंजी की है जो पूंजी इस देश की पूंजी है, और उस पूंजी को ही अलग अलग माध्यमों से उन्हीं कॉरपोरेट के हवाले करके
उन्हीं कॉरपोरेट से उसका चंद हिस्सा लेकर इस देश की सत्ता अगर चल रही है तो एक क्षण के लिए सोचिए, इस छत्ते में हाथ कौन डालेगा और इस देश के भीतर में सत्ता परिवर्तन की परिस्थितियां भी इस देश की इकोनॉमी के साथ देश को डुबाने की परिस्थिति में खड़ी तो नहीं हो जाएंगी? ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।